Good morning, dear students. So now the next topic is arranging of electrons and protons in an atom. That means when we discover the electrons and protons, the next step of the scientist is to start thinking about the arranging of these particles. What are these particles? That means electrons and protons. Different models were proposed to explain the distribution of these subatomic particles in an atom, and the main model is known as the J.J. Thomson model, and we can say that Thomson atomic model. According to Thomson, the name of the scientist who gave this, it is J.J. Thomson, and in 1903 he gave this. He is a British physicist who discovered the arrangement of the electrons and the proton firstly. According to the J.J. Thomson, he proposed that an atom was a sphere. That means see this, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है वो हमारे पास एक यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं. And the stability of the atom was explained as a result of the balance between the repulsive forces between electrons and their attraction towards the center of the positive sphere. This model was compared with the watermelon. वाटरमेलन के साथ इसको कैसे कंपेयर किया गया, क्योंकि वाटरमेलन भी क्या है, एक स्फीयर की तरह, और उसके अंदर ब्लैक कलर के जो उसके सीड्स होते हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. क्लियर. एंड स्फीयर जो है, स्फेरिकल क्लाउड जो है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम इसको मान लें कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्लाउड है जिसको कि प्रोटॉन मानना, और उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम वाटरमेलन मॉडल या इसको थॉमसन पल्म-पडिंग मॉडल भी जो है वो बोलते हैं. एंड ही वॉज द फर्स्ट हु सजेस्ट दिस थिंग. उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम इस तरह से अरेंज कर सकते थे, बट ये आगे कितना सक्सेसफुल हुआ या इसके बाद आगे कौन से आए वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बट द फर्स्ट स्टेप इज गिवन बाय द थॉमसन. एंड लिमिटेशन हमारे पास इसकी क्या थी, द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कब स्टेशनरी हो रहे हैं, और रिवॉल्व होते होते अपनी एनर्जी को वो लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. उसने इसके बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया. सो दिस इज देयर लिमिटेशन. दैट मीन्स ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. सो नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट who discussed about the positions of the electron and proton, he was the Rutherford, and this experiment is known as the Rutherford scattering experiment. अब इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके साथ हमारे पास एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होगी, दैट वन इज द न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम. अब सबसे पहले हम इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए. सो वी नीड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो हमें एक चाहिए फोटोग्राफिक प्लेट. क्लियर. वो फोटोग्राफिक प्लेट के साथ हमें यहाँ पे चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, मींस कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है. देन हमारे पास हमें चाहिए एक लेड शीट विद होल, जिसको हम एक बोलेंगे स्लिट, ठीक है. इस डायग्राम से इसको ध्यान से देखो, यहाँ से हमें चाहिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमें चाहिए फोटोग्राफिक प्लेट, और हमें चाहिए यहाँ से स्लिट जहाँ पे होल हो बीच में, और हमें यहाँ पे चाहिए गोल्ड की थिन फॉयल. अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास होगा क्या कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लेंगे उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है. ये हमने यहाँ पे जो लिड लगाई है वो किस लिए लगाई है, ताकि यहाँ से जो लाइट है वो स्कैटर ना कर सके, लाइट डायरेक्ट इसके अंदर एंटर जाके फिर बाद में स्कैटर हो, ठीक है. एक प्रॉपर मैनर में हमारे पास लाइट जो है वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाए, देन वी यूज दिस. सो रेडियो एक्टिव
एलिमेंट से जो रेडिएशंस आएंगी वो इस स्लिट्स में से पास होते होते इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आ जाएंगी। क्लियर? तो अब इसकी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या होंगी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इसकी क्या हुई? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसको डिस्कस करें, ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ये लाइन यहाँ से जाते जाते जो है वो इस साइड को ऐसे या फिर वो अपर साइड को ऐसे मूव कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन वर्ड कहाँ से बना? डेविएशन से। डेविएशन क्या है? अपना जो एक्चुअल पाथ है उससे अलग हो जाना, ठीक है, स्ट्रेट वे में जाते जाते अपना बिल्कुल रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर लेना, दैट इज नोन एज अ डिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे 99.9% जो है, मीन्स हम कह सकते हैं 99% अल्फा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकले वो डायरेक्ट स्ट्रेट वे में चले गए, ठीक है। और उसमें से कुछ एक फ्यू जो थे वो स्मॉल स्मॉल एंगल्स के साथ क्या हो गए? डेविएट हो गए, ठीक है। ये इस डायग्राम में जो कुछ भी हुआ वो हमें इस एक सिंगल डायग्राम में ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि कुछ एक जो है, कुछ एक नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ, दैट मीन्स 99% जो वो स्ट्रेट वे में गए, कुछ एक यहाँ पे थोड़े से डेविएट हो गए और वेरी फ्यू जो है वो इतने ज़्यादा डेविएट हुए कि वो स्ट्रेट जाते जाते बिल्कुल उसी पोजीशन के ऊपर क्या आ गए? वापिस आ गए, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे वो वापिस आ गए। दैट मीन्स कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो गई। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है कि पहले वो यहाँ गया होगा, फिर थोड़ा सा हल्का यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, यहाँ करते करते वो यहीं से गया, यहीं जाके मुड़ के वापस वहीं पे आ गया। दैट इज नोन एज अ कंप्लीट डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीन हमारे पास ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोट की गई। फर्स्ट 99% डायरेक्ट चले गए, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट पे कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन चले गए वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स के साथ, और कुछ इतने ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए कि वो बैक आ गए उसी एंगल के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस नोट की गई। अब ये 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कैसे आई? मींस इनके कंक्लूजन क्या है? अगर डायरेक्ट एंट्री हो गई हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की तो उसके पास क्या था? जिसमें डिफ्लेक्शंस शो हुई तो उसके पास क्या था? या जो बिल्कुल रिवर्स बैक होके आगे, उनके वे में ऐसी क्या ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाए? तो आगे हम इसके डिस्कस करेंगे इनके कंक्लूजन को। सो फर्स्ट पॉइंट है, since most of alpha particles pass through the foil without undergoing any deflection, then there must be the sufficient empty space. इसका मतलब ये जो डायरेक्ट एंटर कर गया, इसका यहाँ वे में कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस था, मीन्स उसके पास एम्प्टी स्पेस था जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसे नहीं आई। सेकेंड पॉइंट, few alpha particles deflected through the small angles and the alpha particles were positively charged particles. These could be deflected only by some positive body present with the atom. Since the alpha particles deflected were those which passed through the very close to the positive body. ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव बॉडी है तो जो उस पॉजिटिव बॉडी के पास से होके गुजरे वो थोड़े थोड़े क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड केस, जो पार्टिकल्स बिल्कुल डिफ्लेक्टेड बैक आ गए, देन द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द हैवी पार्टिकल, तो उसके वे में कोई ना कोई एक हैवी पार्टिकल होएगा, मींस इसके वे में कि वो आगे जा ही नहीं पाए। क्लियर? इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, ये डायरेक्ट चला गया, ठीक है। यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फील्ड मिला जिसकी वजह से वो डेविएट हो गया, बट यहाँ पे उसको कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिल गया, अब हमें उसका नाम नहीं पता था कि उसको हम क्या बोले, ठीक है। तो उसके वे में हमारे पास यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं था, कोई पॉजिटिव फील्ड नहीं था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हैवी बॉडी था जिससे वो स्ट्राइक की और वापिस आ गया, ठीक है। ये थ्री हमारे पास कंक्लूजन डिस्कस हुए यहाँ पे। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज, number of alpha particles deflected back is very very small, and this shows the heavy body present in an atom must be occupying a very small volume. बेटे अगर हम ये पास कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल 20,000 पार्टिकल्स थे, तो 20,000 में से 1 पार्टिकल जो है वो फ्यू ही हुआ, ठीक है, वो बैक आएगा। मीन्स अगर हम 50,000 की बात कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 पार्टिकल्स बैक आ रहे हैं, तो मीन्स वेरी वेरी लेस। तो इसका मतलब कि जिस हैवी बॉडी से वो टकरा रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्या है? लेस है, ठीक है। एंड द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इन द एटम विद इन द एटम वाज न्यूक्लियस।
ठीक है। और वो जो पॉजिटिव प्रोटॉन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। मींस एटम के इनसाइड जो उसका सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। और उस प्रोटॉन के साथ नेक्स्ट चीज जो प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूट्रॉन, जो कि हेवनली बॉडी है, जिसके साथ कोलाइड करने के बाद जो रेडिएशंस थी वो बैक आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सी दिस वन। अब ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास जो रोटेशन में जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे कैसे लाई कर रहे हैं, बिकॉज प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो अगर न्यूट्रॉन के ऊपर हम कोई भी चार्ज अगर होता तो ये इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो जाता। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन्स। So nucleus is very small in size, which carries a positive charge in which entire mass of the atom is concentrated. Clear? Next one, electron have the negligible mass and the mass of the atom is mainly due to the proton and the neutron, because उसका mass किस में है, माइनस में. So we can say that it is very negligible. Next one, proton and neutrons must be present in the nucleus. ये इसके characteristics डिस्कस कर रहे हैं हम. रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद जो उसने ऑब्जर्वेशन दी, फिर हमने कंक्लूजन निकाला, देन आफ्टर दैट हमारे पास उसके कुछ पॉस्टुलेट्स बने. देन नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एटम वर डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस वन, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारे पास उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. यहाँ पे क्या सर्कुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. Clear? So also we having some drawbacks. Drawbacks हमारे पास इसके क्या होंगे कि एक तरफ तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो हो सकता है उसकी एनर्जी लॉस हो रही है. ठीक है, तो अगर उसकी एनर्जी लॉस हो रही है तो हम उसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. मीन्स इट इज ऑल्सो इनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अटोमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नेक्स्ट, ऑल्सो डिसेबल टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में, ठीक है, उनकी एनर्जीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इट ऑल्सो इट्स लिमिटेशन, बिकॉज इसने उसको नहीं बताया. सो this is the Rutherford scattering experiment. सबसे पहले we have to clear this diagram. कि इस डायग्राम में हमारे पास हमने क्या क्या यूज़ किया है, गोल्ड थिन फॉइल यूज़ की है. ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उसके साथ हमने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट ली हुई है. देन ये उसका स्पेक्ट्रम है. ठीक है, उसका डायग्राम स्ट्रक्चर है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी ऑब्जर्वेशन, जो मीन्स हमने स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जर्व की. देन हम देखेंगे कंक्लूजन. आफ्टर दैट वी हैविंग द मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द टॉपिक एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? वी हैविंग द पीरियोडिक टेबल, और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बट हमने हर एक एलिमेंट को एक फिक्स नंबर देके लर्न किया है. जैसे किसी का 1, किसी का 2 या 3. सो एटॉमिक नंबर हमारे पास सिंपली है क्या? Atomic number, we can say that it is the total number of protons as well as electrons. That means या हम कहेंगे कि प्रोटॉन है या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज वो दोनों इक्वल हैं. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर उसका 8 है. दैट मीन्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैविंग 8 प्रोटॉन्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय Z. Also it is known as proton number. Next one is the mass number. What is the mass number? Sum of proton and neutrons, means उस एलिमेंट में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनका सम, दैट इज मास नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय A, and this is AXZ. What is A? Mass number. What is Z? Atomic number. And what is X here? This is the element, name of the element. Now
See this one, oxygen, atomic number is 8 and mass is 15.999, or we can say that 16. So 8 is atomic number and 16 is mass number, that means A. We having certain examples of this. Next topic is about isotopes. What are the isotopes now? These are the atoms of same elements, means element इसमें same होएगा, atomic number इसमें same होएगा, but mass number is different. For example, carbon, for example chlorine, for example oxygen. See this one, C14, 13 and 12. C13 is very less. We commonly know about the 14 and 12. Clear? So these three are carbon. अब यहाँ पे तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, बट एक का मास नंबर 13 है, 12 है एंड 14 है. सो दीज आर नोन एज द आइसोटॉप्स हैविंग द सेम atomic number, same element but different mass number. Next one is the isobar. Different element, so having different atomic number but having same mass number. For example, argon, atomic number है 18 but mass is 40. Potassium, atomic number 19 but mass 40, and calcium atomic number is 20 but mass is 40. So they having same mass but different atomic number and different element. Next one is the isotones. What are the isotones? Different elements containing same number of neutrons. Neutrons same होंगे. For example, oxygen, nitrogen, carbon, and neutrons are 8, 8 and 8. So it having the same number of neutrons but different element, different atomic number, different mass number. That is known as the isotone. And the last definition is isoelectronic species. So what is this? हर एक एलिमेंट जो है उसके पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट जब हमारे पास एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करें या लॉस करें तो वो बनाते हैं आयंस, या तो कटायन या फिर एनायन. तो बेटे अगर हमारे पास यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11. अगर हम बात करें नियोन की, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10. अगर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वो क्या बनाता है, सोडियम पॉजिटिव. एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 11 से वो कहाँ पे आ गया 10 पे, मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10. क्लियर? तो अब सोडियम पॉजिटिव और नियॉन वो दोनों आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. इसी तरह से दिस इज मैग्नीशियम 2. मैग्नीशियम 2 एंड नियॉन ये आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके उसके पास कितने रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो एल्यूमिनियम एंड नियॉन आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सिमिलरली फ्लोरीन, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के पास, बट जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट बिकम्स 10, सो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. मीन्स वी कैन से दैट 2 elements can never be isoelectronic, but one element with ion is isoelectronic. जब वो आयन बनेगा या कटायन या एनायन तब वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, बट कभी भी जो एटम है, एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते. सो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशन.